गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राजकुमारी रत्नावली। पाठ का नाम है राजकुमारी रत्नावली। यह एक ऐतिहासिक कथा है। ठीक है, ऐतिहासिक कथा। ऐतिहासिक कथा मतलब कि इतिहास से संबंधित है ये। ठीक है, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। राजनीति और युद्ध नीति के अलावा यह हमें बुद्धि बुद्धि बल के प्रयोग द्वारा बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए भी सीख देता है, सिखाता है। ठीक है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए ना, तो वह टल सकता है। तो इस ऐतिहासिक कथा में राजकुमारी रत्नावली के वीरता और चातुर्य का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां होती हैं वो भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। ठीक है, इसी बात को इसमें अनेक उदाहरणों से सिद्ध किया गया है कि अगर लड़की चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। तो चलिए हम लोग इस ऐतिहासिक कथा को पढ़ते हैं और एक एक लाइन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले पाठ से पहले भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाओं की कथाएं मिलती हैं जो पुरुषों से भी अधिक वीर, साहसी और कुशाग्र बुद्धि वाली थीं। इस कथा में राजकुमारी रत्नावली की वीरता एवं चातुर्य का रोचक वर्णन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में केवल राजकुमारी रत्नावली ही नहीं बल्कि अन्य और भी बहुत सारे वीरंगनाओं की कथाएं सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इसका उदाहरण तो आपके सामने, इनका नाम तो सबके बच्चे बच्चे के मुंह पे रहता है कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी वीरंगना थी। उन्होंने अपने देश के लिए एक मिसाल कायम किया। एक नारी होने के बावजूद भी उन्होंने एक पुरुषों के भांति अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्रम में राजकुमारी रत्नावली के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देख सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? जैसलमेर के राजा का क्या नाम था? रत्न सिंह, राजा रत्न सिंह। एक बार की बात आती है कि वो युद्ध के लिए जाने लगे तो अचानक से वो चिंतित होकर के बैठ जाते हैं। उनको चिंतित देख कर के उनके सेनापति पूछते हैं कि महाराज आप किस चिंता में बैठे हुए हैं? राजा रत्न सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटा न होने का दुख। काश मेरा एक बेटा होता, मैं आज अपने किले को उसे सौंप कर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? राजा रत्न सिंह उदास होकर के बैठते हैं, उदास होकर कहते हैं सेनापति से कि आज अगर मेरा एक बेटा होता तो मैं उसके हवाले सब कुछ छोड़ करके जा सकता था। ये पूरे राज्य को, पूरे किले को हम उसको सौंप करके हम जा सकते थे, लेकिन आज मेरा एक बेटा नहीं है, तो इसी चिंता में बैठा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। राजा रत्न सिंह ने उदास होकर सेनापति ने राजा रत्न सिंह को इस प्रकार दुखी होते देखा तो कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है। हमारे पीछे वह किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। सेनापति राजा को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, आप व्यर्थ में चिंता करते हैं।
क्योंकि आपके पास तो आपकी बेटी, आपकी पुत्री रत्नावली राजकुमारी रत्नावली है, और आपने तो उन्हें सैनिक शिक्षा भी दिया है। विधिवत मीन्स होता है अच्छी तरह से, आपने सैनिक शिक्षा उनको दिलाई है, तो जिसके बदौलत वो पूरे अपने किले की रक्षा कर सकती हैं, किले की रक्षा करने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। राजा रत्न सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। कहते हैं रत्न सिंह कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मैंने उनको सैनिक शिक्षा दिया है जिसकी बदौलत वो अपने किले की रक्षा कर सकती हैं, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो बच्ची हैं और अनुभवहीन, मतलब कि अभी उनको इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों मीन्स मुसलमान। ओके, कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें चारों ओर से मुसलमानों के हमले का, आक्रमण का डर बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? राजा रत्न सिंह कहते हैं कि अगर मैं राज्य छोड़कर जाता हूँ, अपने किलों को छोड़कर जाता हूँ, और मुसलमानों को अगर पता चल जाए, यवनों को पता चल जाए कि मैं इस राज्य का राजा नहीं है और उनके पीछे उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वो लोग इस किले पर आक्रमण कर देंगे। और जब आक्रमण कर देंगे तो रत्नावली उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? वो एक बच्ची है और अनुभवहीन है, उसे इन सब चीज़ों का अभी अनुभव नहीं है। राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। वह आगे आई और राजा रत्न सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना ही चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जब सेनापति और राजा रत्न सिंह के बीच में संवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तो वहीं पे राजकुमारी पीछे से सारी बातें सुन रही थी, और उन्होंने भरोसा दिलाया, हिम्मत दिलाया कि आप बेफिक्र होकर के आप युद्ध पे जाइए, दुश्मनों से युद्ध कीजिए, और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डर भय ना रखिए। अगर दुश्मन हमारे किले पे हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो उन्हें क्या होगा? मुंह की खानी पड़ेगी। किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि वो अपने क्या कहते हैं, हिम्मत, साहस का प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे उन्हें समझाती हैं कि अगर कोई दुश्मन, शत्रु हमारे किले पर आक्रमण करेगा तो उसको हार ही मिलेगा, जीत उसको हासिल नहीं होगी। सेनापति ने भी राजा रत्न सिंह को साहस बंधाया। हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है कि वह किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? इतनी सारी बातें सुनने के बाद सेनापति राजा रत्न सिंह को फिर से साहस बंधाते हैं, हिम्मत देते हुए कहते हैं कि हाँ महाराज जी, मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है कि राजकुमारी ये काम अच्छे से कर लेंगी, किले की रक्षा बखूबी कर लेंगी। लेकिन आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रत्न सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। कहते हैं कि सेनापति की बात से वो स्वीकृति हो जाते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, तसल्ली मिलती है उनको कि बात सही है, और अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति प्रदान करें।
पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रत्न सिंह सेनापति के साथ चल दिए। क्या करने? युद्ध के लिए चल पड़े। और रानी रत्नावली को जितनी भी बातें समझानी चाहिए वो सारी बातें वो समझाते हुए चले जाते हैं, समझाकर चले जाते हैं। इधर तो वह युद्ध के लिए रवाना हुए और दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दे दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया। क्या होता है, जैसे ही राजा रत्न सिंह अपने सैनिकों को लेकर के युद्ध के लिए चले जाते हैं, वैसे ही राजकुमारी को जो गुप्तचर होते हैं, जो गुप्त बातें अपने राजा को या जो भी होते हैं उनको बताते हैं। दुश्मन की क्या तैयारियां हैं, दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी क्या सोच है, उन सारी चीज़ों को, उसके सारे विचार विमर्श को यहाँ पे आकर के गुप्तचर बताते हैं। तो जब राजकुमारी को पता चलता है कि यवन सेना उनके किले को घेर रही है, तो वो तुरंत सैनिक वेश धारण कर लेती हैं। सैनिक वेश, उस तरह तो राजकुमारी रहती हैं, एक राजकुमारी के वेश में रहती हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने सुना कि दुश्मन आक्रमण करने वाले हैं, तो वो तुरंत सैनिक वेश धारण कर लेती हैं। जिस तरह सैनिक लोग का वस्त्र जो होता है वो धारण कर लेती हैं, वस्त्र धारण कर लेती हैं और किले के सातों दरवाजे बंद करने की आज्ञा देती हैं। जो किले के 7 दरवाजे थे उन सबको बंद करने का आदेश देती हैं। तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। यवन अब तक पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सकें, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई थी, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। क्या होता है, जब यमन सैनिक किले पर हमला कर देते हैं और इनको खबर मिल जाती है, तो वो क्या करती है, सातों दरवाजे, किले के सातों दरवाजे बंद करवा देती हैं और उनके ऊपर क्या करती हैं, पत्थर और गरम गरम तेलों की बौछार करवाना शुरू कर देती हैं अपने सैनिकों के साथ। इस प्रकार वो क्या होता है, परेशान होकर के वो पीछे हट जाते हैं, पीछे हटा देती हैं। लेकिन इतना मार खा करके भी वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो जो घेरा था वो तोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन के हमले में जो टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए सैनिक को कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसके पास जाकर थैली उठाई तो देखा तो उसमें सोने की मुहरें थीं। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु के किसी सैनिक की आवाज़ आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाज़ा खोल दो तो तुम्हें ऐसी ही 6 और थैलियाँ हमारे सरदार इनाम में देंगे। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, अब जब जो दुश्मन सैनिक थे, जब उनको और कोई रास्ता नहीं मिला किले के अंदर घुसने का, तो वो लोग क्या करते हैं, सैनिकों को लालच देते हैं। सोने का एक थैला इधर किले की तरफ फेंकते हैं और उसमें एक चिट्ठी रहता है। उसमें क्या लिखा होता है कि अगर आप हमें कल तक सुबह तक अगर दरवाज़ा खोल देंगे तो आपको और इस तरह की 6 और थैलियाँ इनाम में दी जाएंगी। ठीक है,
किले का पहरेदार हाथ की थैली की ओर देख तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। सॉरी, चिट्ठी नहीं था, शत्रु ने आवाज देते हैं दरवाजे के बाहर से, जो शत्रु के सैनिक थे वो आवाज देते हैं कि अगर तुम सुबह दरवाजा खोल दोगे तो तुम्हें और इस तरह के 6 और थैलियाँ मिल जाएंगी इनाम में। इस तरह क्या होता है, जब पहरेदार के हाथ में ये थैली मिल जाती है तो वो उस थैली की ओर देखता है और शत्रु सैनिक की बात सुनकर के मुस्कुराता है। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आता है और कहता है, राजकुमारी जी, दरवाज़ा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियों खोलने के बाद और मिलेंगी। जो सैनिक होता है वो बहुत ही ईमानदार रहता है और उसे भी अपने देश के प्रति प्रेम रहता है। इस प्रकार उसके मन में कोई लालच नहीं आया और सीधे वो थैलियाँ ला करके राजकुमारी के सामने भेंट कर देता है और कहता है कि इस तरह का लुभावना देने के लिए हमें कहा गया है। राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाज़ा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। राजकुमारी जी यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहती हैं कि ठीक है, तो तुम किले का पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल देना, लेकिन ध्यान रखना उसके अलावा कोई भी दरवाज़ा खुलने ना पाए। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर घिर गई। वह न तो पीछे लौट सकती थी और न ही तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी। यवन सेना उस सुरंग नुमा रास्ते में कैद होकर रह गई, लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रत्न सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया, तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। क्या होता है, रानी रत्नावली अपनी बुद्धिमानी से, ठीक है, बुद्धि विवेक से उन्होंने क्या फैसला लिया कि किले का 2 दरवाज़ा खुलवा देती हैं और सारे यवन सैनिक को अंदर करवा लेती हैं। पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में वो उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर इतनी सहानुभूति थी कि वो उन यमन सैनिकों के साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं की, बल्कि उनको समय समय पर खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई। उनको भूख मरने के लिए छोड़ा नहीं गया। जब बाद में उनके पिताजी राजा रत्नसेन वापस आते हैं तो ये सारी चीज़ें देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं उन पे, रानी रत्नावली पे, और कहते हैं कि वास्तव में तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, तुमने बेटे से भी बढ़ करके काम किया है, तुमने आज चमत्कार दिखाया है। भगवान सदा ही तुम्हें सुबुद्धि और शक्ति दे। इस तरह उनकी प्रशंसा करते हुए उनको गले से लगाते हैं अपनी पुत्री को और कहते हैं कि तुमने बेटे से भी बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे और शक्ति प्रदान करे। ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रत्न सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। बाद में क्या होता है, जब यवन सैनिकों को कैद कर लिया जाता है तो उसके बाद राजा रत्न सिंह यवन सेना के साथ संधि की बात, मतलब कि मित्रता करने की बात करते हैं और उसके बाद वो उन सैनिकों को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, यह जो ऐतिहासिक कथा है वो डॉक्टर ब्रजभूषण द्वारा जी रचित है।
तो ये बहुत ही अच्छी और रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसको पढ़ करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने देश के प्रति क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की भी प्रेरणा हमें मिल सकती है। तो इसका जीवन मूल्य क्या है? साहस एवं बहादुरी से सभी संकट दूर हो जाते हैं। वास्तव में ये सही बात है कि अगर हमारे अंदर साहस हो और बहादुरी हो तो हम सारे संकट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सदैव अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं और समय पर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम कोई भी संकट का सामना कर सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े संकट को हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमारा बुद्धि विवेक हमारा साथ दे। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर साहस है, बहादुरी है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिए और इसको और अधिक समझने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज वगैरह जो है, वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।